23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल की दीवारों के भीतर असामान्य सन्नाटा था। सूरज अभी पूरी तरह ढला भी नहीं था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया था जिसे दुनिया वर्षों तक याद रखने वाली थी। 3 युवा क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उनकी फांसी का समय बदल दिया गया था। आधिकारिक सुबह की बजाय उन्हें शाम को ही गुप्त रूप से फांसी देने का निर्णय लिया गया। लेकिन अंग्रेज सरकार एक बात नहीं समझ पाई, वे 3 लोगों को मार सकती थी, एक विचार को नहीं। आज लगभग एक सदी बाद भी जब इंकलाब जिंदाबाद की गूंज सुनाई देती है, तो सबसे पहले जिस चेहरे की तस्वीर हमारे मन में उभरती है वो है शहीद भगत सिंह। लेकिन क्या हम वास्तव में उन्हें जानते हैं? क्या वे केवल एक साहसी क्रांतिकारी थे, या फिर वे एक ऐसे विचारक थे जिनकी सोच अपने समय से कई दशक आगे थी? क्या उन्होंने केवल हथियार उठाए, या किताबों को भी अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इतिहास की किताबों ने हमें उनकी पूरी कहानी बताई है? इस डॉक्यूमेंट्री में हम केवल घटनाओं की सूची नहीं सुनेंगे, हम जानेंगे उस नौजवान की कहानी जिसने मात्र 23 वर्ष की आयु में पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। उसकी सोच, उसके संघर्ष, उसके फैसले और उन अनकहे सचों को जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। यह है शहीद भगत सिंह की अनकही कहानी। 28 सितंबर 1907 पंजाब के लाइलपुर जिले के बंगा गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। आज ये इलाका पाकिस्तान में है, लेकिन उस दिन ये सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं था। ऐसा लगता था मानो इतिहास ने एक ऐसे किरदार को जन्म दिया हो जिसकी कहानी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। उस बच्चे का नाम रखा गया भगत सिंह। संयोग देखिए, जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ उसी दिन उनके पिता किशन सिंह और चाचा स्वर्ण सिंह जेल से रिहा होकर घर लौटे। परिवार ने इसे शुभ संकेत माना और नवजात का नाम भगत रखा। इतिहासकार कुलदीप नैयर अपनी पुस्तक विदाउट फेयर द लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह में लिखते हैं कि भगत सिंह का परिवार देशभक्ति और ब्रिटिश शासन के विरोध के लिए पहले से ही जाना जाता था। ऐसे वातावरण में पले बढ़े बच्चे के मन पर इन घटनाओं का गहरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह समाज सुधार और शिक्षा के समर्थक थे। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह अंग्रेजी शासन की नीतियों का खुलकर विरोध करते थे। खास तौर पर अजीत सिंह ने किसानों के अधिकारों के लिए कई आंदोलन चलाए। उनके भाषणों और गतिविधियों के कारण ब्रिटिश सरकार उन्हें खतरा मानने लगी। ऐसे घर में देशभक्ति कोई किताब का अध्याय नहीं थी, वह रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी। घर में आने वाले मेहमान अक्सर देश की आजादी, अंग्रेजी हुकूमत और संघर्ष की बातें करते थे। छोटा भगत कभी चुपचाप एक कोने में बैठकर इन चर्चाओं को सुनता, तो कभी अपने पिता से मासूम सवाल पूछता, क्या हमारा देश सचमुच आजाद नहीं? इन सवालों के जवाबों ने उसके भीतर धीरे धीरे एक ऐसी सोच पैदा की जो उम्र के साथ और मजबूत होती गई। कहा जाता है कि बचपन से ही भगत सिंह सामान्य बच्चों से अलग थे। उन्हें खिलौनों से ज्यादा किताबों में दिलचस्पी थी। उन्हें खेतों में घूमना पसंद था, लेकिन उनके मन में एक सवाल हमेशा रहता था, क्या भारत कभी आजाद होगा? हालांकि उनके बचपन से जुड़ी कई लोकप्रिय कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि हर कहानी का प्रामाणिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमें उन घटनाओं और तथ्यों पर भरोसा करना चाहिए जिनका उल्लेख विश्वसनीय स्रोतों में मिलता है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा डीएवी स्कूल लाहौर से जुड़ी मानी जाती है। बाद में उन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर में शिक्षा प्राप्त की, जहां उनके विचारों को नई दिशा मिली। लेकिन उस दौर तक पहुंचने से पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने न केवल पंजाब बल्कि पूरे भारत की आत्मा को झकझोर दिया। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर, जलियांवाला बाग। यहीं से शुरू होती है भगत सिंह की जिंदगी का सबसे निर्णायक मोड़ और हमारी कहानी का अगला अध्याय। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। अमृतसर का जलियांवाला बाग हजारों लोगों से भरा हुआ था। कोई अपने परिवार के साथ आया था, कोई त्योहार मनाने, तो कोई अंग्रेजी सरकार के नए दमनकारी कानूनों के विरोध में आयोजित सभा में शामिल होने। लेकिन किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि कुछ ही मिनटों बाद ये मैदान इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक का गवाह बनने वाला है। शाम होते होते ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचा।
बिना किसी प्रभावी चेतावनी के उसने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। कुछ ही पलों में गोलियों की आवाज, लोगों की चीखें और हर ओर मची भगदड़ ने पूरे बाग को भय और खून से भर दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सैकड़ों लोग मारे गए, जबकि कई भारतीय समकालीन स्रोत इससे कहीं अधिक संख्या बताते हैं। आज भी मृतकों की वास्तविक संख्या को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। इतिहासकार कुलदीप नैयर अपनी पुस्तक विदाउट फेयर द लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह में लिखते हैं कि इस घटना ने पूरे भारत को झकझोर दिया। पंजाब के युवाओं के मन में अंग्रेजी शासन के प्रति गहरा आक्रोश पैदा हुआ। उस समय भगत सिंह की उम्र लगभग 11 वर्ष थी। वह सीधे उस नरसंहार के साक्षी थे या नहीं, इस पर अलग अलग विवरण मिलते हैं, लेकिन एक बात पर अधिकांश इतिहासकार सहमत हैं। जलियांवाला बाग की घटना ने उनके मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। एक लोकप्रिय कथा ये भी कहती है कि कुछ समय बाद भगत सिंह जलियांवाला बाग पहुंचे और वहां की मिट्टी अपने साथ लेकर आए, ताकि वो उन्हें हमेशा इस अत्याचार की याद दिलाती रहे। ये प्रसंग कई पुस्तकों और संस्मरणों में मिलता है, लेकिन इसके सभी विवरणों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे एक प्रसिद्ध परंपरागत कथा के रूप में देखा जाता है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उस दिन के बाद भगत सिंह पहले जैसे नहीं रहे। अब उनके लिए आजादी केवल एक सपना नहीं थी, वह एक संकल्प बन चुकी थी। उन्होंने पढ़ना शुरू किया, सिर्फ स्कूल की किताबें नहीं, बल्कि इतिहास, क्रांतियों की कहानियां और उन लोगों के विचार जिन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। यही वह समय था जब उनके भीतर एक नया सवाल जन्म लेने लगा। क्या केवल विनती करके आजादी मिल सकती है, या उसके लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा? ये सवाल आने वाले वर्षों में उनकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करने वाला था। और इसी दौरान उनकी मुलाकात ऐसे शिक्षकों और साथियों से हुई जिन्होंने उनकी सोच को केवल देशभक्ति तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे एक व्यापक राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि दी। अब भगत सिंह सिर्फ एक देशभक्त बालक नहीं रहे थे, वह एक विचार बन रहे थे, और ये विचार बहुत जल्द पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए चुनौती बनने वाला था। साल 1920, जलियांवाला बाग के घाव अभी भी ताजा थे। पूरा देश अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उबल रहा था। इसी बीच महात्मा गांधी ने एक नया रास्ता दिखाया, असहयोग आंदोलन। ये पहली बार था जब करोड़ों भारतीयों से कहा गया, अंग्रेजी शासन का साथ मत दो, उनके स्कूल छोड़ दो, उनकी अदालतों का बहिष्कार करो, उनके सम्मान और उपाधियां लौटा दो। देश भर में लोगों ने इस आंदोलन का समर्थन किया। उसी समय किशोर अवस्था में पहुंच चुके भगत सिंह भी इस आंदोलन से गहराई से प्रभावित हुए। इतिहासकार कुलदीप नैयर अपनी पुस्तक विदाउट फेयर द लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह में लिखते हैं कि भगत सिंह ने अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था से दूरी बनाने का निर्णय लिया और राष्ट्रीय शिक्षा की ओर रुख किया। लेकिन 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी। एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई और कई पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई। महात्मा गांधी का मानना था कि आंदोलन अहिंसा के सिद्धांत से भटक चुका है, इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। यह निर्णय देश के लाखों युवाओं की तरह भगत सिंह के लिए भी एक गहरा झटका था। उनके मन में एक सवाल उठने लगा, अगर हर बार आंदोलन बीच में रुक जाएगा तो क्या भारत कभी आजाद हो पाएगा? यही वो दौर था जब भगत सिंह ने केवल भावनाओं से नहीं बल्कि विचारों से अपने रास्ते का चुनाव करना शुरू किया। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया। ये कॉलेज लाला लाजपत राय ने स्थापित किया था ताकि युवा अंग्रेजी शासन के प्रभाव से मुक्त होकर राष्ट्रीय चेतना के साथ शिक्षा प्राप्त कर सके। इतिहासकार चमन लाल अपनी पुस्तक द भगत सिंह रीडर में उल्लेख करते हैं कि नेशनल कॉलेज ने भगत सिंह के व्यक्तित्व को नई दिशा दी। यहाँ उन्होंने केवल इतिहास नहीं पढ़ा बल्कि विश्व की क्रांतियों का अध्ययन किया। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी, रूसी क्रांति को समझा और दुनिया भर के उन विचारकों को पढ़ना शुरू किया जो समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की बात करते थे। भगत सिंह अपनी पुस्तक द जेल नोटबुक में कई अंतर्राष्ट्रीय लेखकों और दार्शनिकों के विचार दर्ज करते हैं। इससे पता चलता है कि उनकी सोच केवल भारत की आजादी तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहां अन्याय, शोषण और भेदभाव के लिए कोई जगह न हो। धीरे धीरे उनकी मुलाकात ऐसे युवाओं से हुई जो सिर्फ भाषण नहीं बल्कि बदलाव चाहते थे। साल 1926 भगत सिंह और उनके साथियों ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की।
इस संगठन का उद्देश्य केवल अंग्रेजों का विरोध करना नहीं था, बल्कि युवाओं में वैज्ञानिक सोच, सांप्रदायिक एकता और देशभक्ति की भावना जगाना भी था। लेकिन इतिहास अभी एक और परीक्षा लेने वाला था। 30 अक्टूबर 1928 लाहौर। ब्रिटिश सरकार ने भारत भेजा था साइमन कमीशन, एक ऐसा आयोग जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। पूरा देश नारे लगा रहा था, साइमन गो बैक। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही प्रदर्शन कुछ ही दिनों बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा बदल देगा। 30 अक्टूबर 1928 लाहौर की सड़कों पर हजारों लोग एक स्वर में नारा लगा रहे थे, साइमन गो बैक। इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। लेकिन अंग्रेजी प्रशासन ने इस विरोध को बलपूर्वक दबाने का फैसला किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया कि इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए। कुछ सप्ताह बाद 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के कारणों पर इतिहासकारों में चर्चा रही है, लेकिन उस समय देश के अनेक लोगों का विश्वास था कि लाठीचार्ज में लगी चोटों ने उनकी जान ले ली। पूरा देश शोक में था, लेकिन कुछ युवाओं के भीतर ये शोक अब क्रोध में बदल चुका था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उनके साथी, उन्होंने निर्णय लिया कि इस घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारी को सजा दी जाएगी। उनका लक्ष्य था जेम्स स्कॉट, वही पुलिस अधिकारी जिसे लाठीचार्ज का आदेश देने वाला माना जाता था। योजना बेहद सावधानी से बनाई गई, हर व्यक्ति की भूमिका तय थी। 17 दिसंबर 1928 लाहौर पुलिस मुख्यालय के बाहर क्रांतिकारी अपने लक्ष्य का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इतिहास कभी कभी योजनाओं से अलग रास्ता चुनता है। जिस अधिकारी को उन्होंने स्कॉट समझा, वो वास्तव में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जॉन पी सॉन्डर्स था। पहली गोली राजगुरु ने चलाई, इसके बाद भगत सिंह ने भी गोलियां चलाई ताकि लक्ष्य बच न सके। जब वे वहां से निकल रहे थे, एक भारतीय हेड कांस्टेबल चन्नन सिंह ने उनका पीछा किया। उसे रोकने की जिम्मेदारी चंद्रशेखर आजाद ने निभाई। कुछ ही मिनटों में लाहौर की सड़कों पर खबर फैल चुकी थी, एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या हो चुकी थी। ब्रिटिश सरकार सकते में थी। पूरे पंजाब में तलाशी अभियान शुरू हो गया। रेलवे स्टेशन, सड़कें, सीमाएं, हर जगह पुलिस तैनात कर दी गई। लेकिन भगत सिंह पहले ही अगला कदम सोच चुके थे। इतिहासकार चमन लाल अपनी पुस्तक द भगत सिंह रीडर में उल्लेख करते हैं कि गिरफ्तारी से बचने के लिए भगत सिंह ने अपनी पहचान बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने लंबे बाल और दाढ़ी कटवा ली। ये फैसला आसान नहीं था। एक सिख परिवार में जन्मे युवक के लिए ये केवल भेष बदलना नहीं था, ये अपने मिशन को पूरा करने के लिए किया गया एक अत्यंत कठिन त्याग था। इसके बाद दुर्गा देवी वोहरा, जिन्हें आज हम दुर्गा भाभी के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना भगत सिंह की मदद की। दुर्गा भाभी अपने छोटे बेटे के साथ भगत सिंह की पत्नी बनकर यात्रा करने लगी। राजगुरु उनके नौकर के रूप में साथ थे। ब्रिटिश पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी, लेकिन जिन लोगों को वे तलाश रहे थे, वे उनकी आंखों के सामने से निकल चुके थे। इस घटना ने भगत सिंह को केवल एक क्रांतिकारी नहीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार के लिए सबसे वांछित व्यक्ति बना दिया। लेकिन भगत सिंह का उद्देश्य केवल बदला लेना नहीं था। वह चाहते थे कि पूरा भारत अंग्रेजी शासन की सच्चाई को समझे, और इसी सोच ने कुछ महीनों बाद उन्हें एक ऐसा कदम उठाने के लिए प्रेरित किया जिसकी गूंज आज भी भारतीय संसद के इतिहास में सुनाई देती है। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली केंद्रीय विधानसभा के अंदर ब्रिटिश सरकार एक ऐसे कानून पर बहस कर रही थी जिसका विरोध क्रांतिकारी संगठन कर रहे थे। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन दर्शक दीर्घा में बैठे दो नौजवान कुछ और ही सोच कर आए थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। उनके पास बम थे, लेकिन सवाल था क्यों? क्या वे किसी की हत्या करने आए थे या इसके पीछे कोई और मकसद था? भगत सिंह और उनके साथियों का मानना था कि केवल भाषणों और प्रस्तावों से अंग्रेजी सरकार उनकी आवाज नहीं सुनेगी। उन्हें एक ऐसा कदम उठाना था जिसकी आवाज पूरे देश तक पहुंचे। और फिर एक बम सभा के अंदर गिरा, धमाका हुआ, धुआं फैल गया, लोग घबरा गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह शायद इस घटना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भागे नहीं, उन्होंने अपने पर्चे हवा में उछाले और वहीं खड़े रहे। फिर नारे गूंजे, इंकलाब जिंदाबाद,
और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। भगत सिंह अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को केवल हिंसा के रूप में नहीं देखते थे। उनका उद्देश्य ब्रिटिश शासन और जनता के सामने अपने राजनीतिक विचारों को पहुंचाना था। उनके संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की ओर से जारी पर्चे में इस कार्रवाई को एक राजनीतिक संदेश के रूप में प्रस्तुत किया गया था और भगत सिंह ने अपने इस फैसले की कीमत जानते हुए गिरफ्तारी स्वीकार कर ली। यही वो क्षण था जब एक अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी खुले तौर पर ब्रिटिश अदालत के सामने खड़ा हो गया। लेकिन भगत सिंह के लिए अदालत सिर्फ मुकदमे की जगह नहीं थी, वह एक मंच था। वह चाहते थे कि अदालत में कही गई उनकी बात अखबारों के जरिए हर भारतीय तक पहुंचे। लेकिन जेल के अंदर एक और लड़ाई शुरू हो चुकी थी। भारतीय कैदियों के साथ भेदभाव, यूरोपीय कैदियों को बेहतर खाना, कपड़े, साफ सफाई और सुविधाएं, भारतीय कैदियों को उनसे कहीं बदतर परिस्थितियों में रखा जाता था। भगत सिंह और उनके साथियों ने इसका विरोध किया। उन्होंने मांग की कि राजनीतिक कैदियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए और फिर शुरू हुई भूख हड़ताल। दिन गुजरते गए, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन और फिर हफ्ते, लेकिन आंदोलन रुकने वाला नहीं था। और इसी बीच भगत सिंह की तस्वीरें अखबारों के पन्नों पर छपने लगी। एक युवा जिसकी उम्र अभी 22 साल के आसपास थी, ब्रिटिश साम्राज्य की अदालत में खड़ा होकर अपने विचारों की बात कर रहा था। लेकिन भगत सिंह की सबसे बड़ी ताकत उनकी बंदूक नहीं थी, उनकी किताबें थी। वह लगातार पढ़ते थे, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र और क्रांति। भगत सिंह अपनी रचना Why I Am an Atheist में अपने विचारों और अपने विश्वासों पर खुलकर चर्चा करते हैं। वह बताते हैं कि उनके लिए क्रांति का मतलब केवल सत्ता बदलना नहीं था, बल्कि समाज में एक गहरा परिवर्तन लाना था। और शायद यही वजह थी कि अंग्रेज सरकार जिस युवक को एक अपराधी के रूप में देखना चाहती थी, वह धीरे धीरे पूरे देश के लिए एक विचार बनता जा रहा था। लेकिन अदालत का फैसला अभी बाकी था और सामने था एक ऐसा दिन जिसका इंतजार ब्रिटिश सरकार भी कर रही थी और पूरा भारत भी। साल 1930। भगत सिंह अब सिर्फ एक मुकदमे के आरोपी नहीं थे, उनका नाम पूरे देश में जाना जाता था। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई गई। ब्रिटिश सरकार के लिए ये 3 युवाओं को खत्म करने का फैसला था, लेकिन भारत के लिए ये सवाल बन चुका था, क्या किसी विचार को फांसी दी जा सकती है? जेल की उन दीवारों के पीछे भगत सिंह लगातार पढ़ रहे थे, लिख रहे थे और अपने साथियों से विचारों पर चर्चा कर रहे थे। उनकी दुनिया में बंदूक से ज्यादा जगह किताबों की थी और शायद यही बात उन्हें बाकी क्रांतिकारियों से अलग बनाती। भगत सिंह अपनी रचना Why I Am an Atheist में अपने विचारों और अपने विश्वासों को लेकर बेहद स्पष्ट दिखाई देते हैं और अपनी अंतिम अवधि के लेखन में वह युवाओं से केवल जोश में आने के बजाय पढ़ने, समझने और संगठित होने की बात करते हैं। 2 फरवरी 1931 को लिखे अपने पत्र टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स में उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं को राजनीतिक सिद्धांत समझने, किसानों और मजदूरों के बीच काम करने और एक संगठित आंदोलन तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। भारत सरकार के अभिलेख भी इस पत्र और उसके विचारों का उल्लेख करते हैं। यानी जिस युवक को अक्सर सिर्फ पिस्तौल और बम की तस्वीरों से याद किया जाता है, उसके हाथों में आखिरी वर्षों में किताब और कलम भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। लेकिन अब समय बहुत कम बचा था। 23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों की फांसी का दिन। गांधी अरविंद समझौते के दौर में भगत सिंह और उनके साथियों की सजा कम करने की अपील भी हुई। महात्मा गांधी ने 23 मार्च 1931 को वायसराय को पत्र लिखकर उनकी सजा पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था, लेकिन फैसला नहीं बदला। शाम ढलने लगी। लाहौर जेल की दीवारों के भीतर तीनों युवाओं को फांसी के लिए ले जाया गया। भगत सिंह की उम्र सिर्फ 23 वर्ष थी। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह तीनों को फांसी दे दी गई। भारत सरकार के आधिकारिक अभिलेख भी दर्ज करते हैं कि भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि किसी इंसान की मौत उसके विचारों की मौत नहीं होती। भगत सिंह ने अपने जीवन के आखिरी वर्षों में एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसे सिर्फ शहादत से नहीं समझा जा सकता। वह एक युवा थे जिन्होंने सवाल पूछे, पढ़ा, सोचा, बहस की, गलतियों से सीखा और अपने विश्वासों के लिए आखिरी क्षण तक खड़े रहे। आज जब हम उनका नाम लेते हैं तो हमारे सामने सिर्फ एक तस्वीर नहीं आती। हैट पहने एक नौजवान,
जिसकी आंखों में आत्मविश्वास है, लेकिन उस तस्वीर के पीछे एक पूरी कहानी छिपी है। एक ऐसा बच्चा जिसने गुलामी का माहौल देखा, एक ऐसा युवा जिसने जलियांवाला बाग की त्रासदी से सवाल पूछना शुरू किया, एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने अंग्रेजी शासन को चुनौती दी, और एक ऐसा विचारक जिसने जेल की अंधेरी कोठरी में भी किताबें पढ़ना नहीं छोड़ा। शायद इसीलिए भगत सिंह की कहानी सिर्फ शहादत की कहानी नहीं है, ये सोचने की कहानी है, सवाल करने की कहानी है, और उस विश्वास की कहानी है कि एक इंसान की उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन उसके विचार उससे कहीं ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। 23 मार्च 1931 को एक नौजवान की जिंदगी खत्म हुई थी, लेकिन उसी दिन एक नाम इतिहास में अमर हो गया, और उनके साथ गूंजता हुआ एक नारा, इंकलाब जिंदाबाद।